सो वेलकम बैक गाइस इन प्रवेश सर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे अकाउंटिंग प्रोसीजर, और उसमें हमारा एक क्लास हो गया है जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल ट्रैश है। बस हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी मेथड एग्जिस्ट करता था, बट हम उसको आगे यूज़ नहीं करने वाले। तो मैंने लास्ट में बोला था उससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि वो ट्रैश है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। बट आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में 2-3 नंबर का पूछा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच से भी चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए। आज हमारा पूरा फोकस होगा मॉडर्न अकाउंटिंग, और इस मॉडर्न अकाउंटिंग को ही हम पूरे 11th क्लास में इस मॉडर्न अकाउंटिंग से चैप्टर्स करने वाले हैं रिमेनिंग। बाकी इसके बाद से आप 12th सीए में कुछ भी करो, सारा आप मॉडर्न अकाउंटिंग से करोगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, काफ़ी सिंप्लीफाइड है। और मॉडर्न अकाउंटिंग कौन से कंट्री ने बनाया था? अमेरिका ने। ठीक है, तो अमेरिका के जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करती, क्योंकि वो वहाँ पे ही डेवलप हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक। मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच बेसिकली अकाउंट्स के अप्रोच है मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। ठीक है, ये हमारा क्या है? मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। इसको इस मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच में पूरे अकाउंट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब हम पूरी अकाउंटिंग, इस पूरे 5 स्टेप को अगर समझ गए, इस 5 पार्ट्स को समझ गए, तो पूरी अकाउंटिंग हम आधे से ज़्यादा यूं ही सीख गए चीज़ों को क्लासीफाई करना। सो मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच के अंदर, अंडर दिस मेथड, होल अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। पूरी की पूरी अकाउंट्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट क्या होता है? आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है कि एसेट्स कोई ऐसी चीज़ जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपको बेनिफिट रिसीव करना है, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। एसेट्स को हम बिजनेस के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें उससे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है। तो एक हिसाब से वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी हुए, क्योंकि फ्यूचर में हम उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, सो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर दोज अकाउंट्स, वो अकाउंट्स अगेंस्ट विच बेनिफिट हैव टू रिसीव, बेनिफिट अभी लेना बाकी है। ठीक है, एंड दे आर द इकोनॉमिकल रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस विच हेल्प टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर, जो कि मदद करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स इसके हैं लैंड। आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, क्योंकि गुड्स ना, अगर आप किसी भी चीज में डील कर रहे हो उसे बोलेंगे गुड्स। तो जब भी गुड्स आएगा तो सिंपली लिखा रहेगा गुड्स परचेज, वहां पे नाम नहीं लिखा रहेगा। अगर नाम लिखा है इट मींस वो एसेट्स है। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली ना, प्लांट बोला जाता है ग्रुप ऑफ मशीनरी को, कि अगर आपने कहीं दूर दराज के इलाके में कोई फैक्ट्री खोली तो उसमें बंच ऑफ क्या होंगे? मशीन्स होंगे, तो उसे ही बेसिकली एक प्लांट बोला जाता है, और प्लांट के अंदर मशीनरी होती है, तो इसको एक साथ ही यूज किया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी। फिर है फर्नीचर आपका। ठीक है, इन्वेंट्री, याद रखना स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। अब स्टॉक क्या होता है? गुड्स का मतलब एक ऐसी चीज जिसको हमने बाय किया है सेल करने के लिए, लेकिन अगर वो 1 साल के अंदर नहीं बिका, जो सामान साल के अंत में बचा रह गया बिजनेस के अंदर, उसे बोलेंगे स्टॉक, या उसको आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। बेसिकली अकाउंट्स में उसे स्टॉक बोलते हैं और इकोनॉमिक्स में उसे इन्वेंट्री बोलते हैं, तो दोनों टर्म लिख दो यहां पे। ठीक है, लास्ट कैश एंड बैंक, ये भी दोनों एसेट्स ही हैं, क्योंकि कैश के अगेंस्ट तो आप कुछ भी बेनिफिट चाहो आप ले सकते हो। आपके पास पैसा है, कुछ भी ले सकते हो। वो पैसा आपने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक। बेसिकली यहां पे बैंक नहीं, बैंक बैलेंस है, लेकिन हम इसको अकाउंट्स में सिर्फ बैंक लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट। अब लायबिलिटी अकाउंट कौन अकाउंट होती है? लायबिलिटी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो आपके सर का दर्द है, बेसिकली ऑब्लिगेशन, बर्डन,
क्यों ऑब्लिगेशन है? क्योंकि आपने कोई बेनिफिट लिया होगा, उस बेनिफिट का आपको पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशन है। लेट्स सपोज आपने किसी से लोन ले लिया, लोन लेके आपने कुछ भी किया, फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि आपने लोन लिया है तो उस लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सो आर liabilities account are those account which is a obligation which is to be paid, out to be paid। इसको हमें क्या करना है? बेसिकली इसका हमें पेमेंट करना है। टू लेंडर, किसे पेमेंट करना है? लेंडर। लेंडर कौन होते हैं? उधारकर्ता, जो उधार देते हैं बिजनेस को, ठीक है। क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, और ये अराइज क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज। अगर आपने किसी से उधार पे सामान खरीदा है तो उस व्यक्ति को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, और अगर किसी को फ्यूचर में पैसे देने हैं, दैट पर्सन सिंपली नोन एज क्रेडिटर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करना है, तो ऑब्लिगेशन है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में ना आपको पे नहीं करना, बट पे करना पड़ सकता है। आपने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, अभी तक आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की, और आपको इनकम रिसीव हो गया। तो अगर इनकम रिसीव हो गया सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले, तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं अगर आप अपना काम कंप्लीट नहीं करोगे। तो इसीलिए हम इसको लायबिलिटी ही मान के चलते हैं जब तक कि हम सर्विसेज ना प्रोवाइड कर दे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बड़े अच्छे से पता है। कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर को हम अकाउंट्स में प्रोप्राइटर बोलते हैं। इन द बिजनेस, जो मालिक बिजनेस के अंदर पैसा, गुड्स, एसेट्स लेके आता है ना, उसे ही हम बोलते हैं कैपिटल। सो कैपिटल आर दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। ये किससे रिलेटेड है? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। ओनर मतलब मालिक। हु हैज इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मे बी, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्राइंग। ये दोनों चीज को इंक्लूड करता है, कैपिटल को भी और ड्राइंग को भी। तो तुम बोलोगे कि ये तो सिर्फ कैपिटल है, मालिक से रिलेटेड। बेसिकली जब वो पैसा लेके आता है तो हम बोलते हैं उसे कैपिटल, और जब वो पैसा लेके जाता है तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग भी कैपिटल ही है। बेसिकली जब कैपिटल कम होता है तो हम बोलते हैं ड्राइंग, और जब वो बिजनेस के अंदर पैसा लेके आता है, पैसा बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या है? बेसिकली रेवेन्यू में दो ही चीजें आती हैं, इनकम और गेन। इनकम आपको पता है, आप जितनी सर्विसेज दोगे उतना आपका इनकम होगा। गेन, गेन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभार होता है, कितने का होगा, कब होगा, आपको कुछ नहीं पता। लाइक आपको कहीं से डोनेशन मिल गया, चैरिटी मिल गई, कितने का मिलेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं पता। तो ये आपका एक तरीके से गेन हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे गेन के बारे में। सो रेवेन्यू अकाउंट इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इनकम से और गेन से रिलेटेड है, दो चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? सेल्स, हमेशा याद रखना जब कभी भी आप गुड्स बेचोगे उसे आप क्या ट्रीट करोगे? इनकम। तो सेल्स से रिलेटेड डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा डेटर, जब उससे पैसे मांगने गए, डेटर एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, जब उससे पैसे मांगने गए उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो हमने माना कि सारा पैसा डूब गया। फिर वो कुछ दिनों बाद पैसा हमें वापस करने आ रहा है, तो वो जो बैड डेट्स था ना, मतलब बुरा डेटर था ना, वो रिकवर्ड हो गया, उससे पैसा मिल गया, सो उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंस अकाउंट में भी दो चीजें आएंगी, एक्सपेंस और लॉसेस, ठीक है। सो एक्सपेंस अकाउंट इट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेंस से रिलेटेड है एंड लॉसेस से रिलेटेड है। एक्सपेंस जिस पे आप बेनिफिट लेते हो फिर पैसा पे करते हो, लॉसेस आपको नहीं पता कि बिजनेस में कब आग लग जाएगी,
कितने की लगेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, या कोई चोर चोरी करके ले जाए एसेट्स गुड्स, आपको नहीं पता कितने का होगा, नहीं पता, ठीक है। तो एक्सपेंस और लॉसेस इंक्लूड होते हैं एक्सपेंस में। और ये क्यों होते हैं? टू कैरी आउट द बिजनेस। क्या लॉसेस कैरी आउट द बिजनेस के लिए? नहीं, एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस है ना ये वाला, ये टू कैरी आउट द बिजनेस, क्योंकि आपने बिजनेस खोला है तो बिना एक्सपेंस के हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जब बिजनेस खोलते हो तो सबसे पहले आप एक्सपेंस करते हो, फिर उस एक्सपेंस से आप इनकम जनरेट करते हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। आपने वेजेस, अब यहां पे ना छोटा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूं ये छोटा सा डिफरेंस क्या है। बेसिकली ना दो तरीके के लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं, एक पढ़े लिखे, एक बिना पढ़े लिखे, जो इलिटरेट हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं। तो छोटे मोटे काम जो इलिटरेट है वो कहां पे काम करते हैं? बेसिकली फैक्ट्रीज में, किसी भी कंपनी के काम करते हैं। तो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, छोटा काम करते हैं, उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है ना, उसे बोलते हैं वेजेस। तो बेसिकली लेबर्स को वेजेस दिया जाता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, उन्हें जो वेतन दिया जाता है उसे बोलते हैं सैलरी। तो एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड होती है और लेबर को वेजेस प्रोवाइड होता है। तो आई गेस आपको क्लियर होगा कि वेजेस किसको दिया जाता है, सैलरी किसको दिया जाता है। डेप्रीशिएशन का मतलब बड़ा सिंपल है। डेप्रीशिएशन का मतलब है जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो जितने से भी वैल्यू कम हुई है उसे हम बोलते हैं सिंपल डेप्रीशिएशन, ठीक है। आपने डिस्काउंट दिया, आप डिस्काउंट कब दोगे? जब आप सामान बेचोगे और दूसरी पार्टी कहेगा कि सर मैं तो आपके पास से हमेशा गुड्स खरीद के ले जाता हूं, कुछ डिस्काउंट दो। तो हमने अपना पेट काट के उसको डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए तो खर्च है ना, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो 5 एलिमेंट्स है इसी को एक फॉर्म में सजाने की कोशिश की है, 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से है जैसे पृथ्वी के पंच तत्व हैं, आग, ठीक है, और आपका पानी, ठीक है, और आपका हवा, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी पृथ्वी, ये सारी चीजें क्या है? पंच तत्व हैं। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी पूरी अकाउंट्स सिर्फ 5 इन हिस्सों में बटी है। इन 5 हिस्सों को आप अच्छे से समझ जाओ, पूरी अकाउंट्स आपकी यूं ही हो जाएगी। सो बेसिकली सबसे पहला जो हमने पढ़ा एसेट्स, दूसरा हमने पढ़ा लायबिलिटी, तीसरा पढ़ा हमने कैपिटल, चौथा पढ़ा हमने रेवेन्यू, और पांचवा पढ़ा हमने एक्सपेंस। अब इससे रिलेटेड ना कुछ रूल हैं, इससे रिलेटेड क्या है? कुछ रूल्स हैं, और ये रूल आपकी पूरी जिंदगी चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इनको जिसने याद कर लिया वो कहीं नहीं फंसेगा, जर्नल एंट्री में तो खास करके, क्योंकि ये रूल्स हर एक जगह यूज होंगे। और इसमें ना आप देखोगे बुक में तो ये पांचों का इंडिविजुअल इंडिविजुअल दिया है, अलग अलग दिया है रूल। अब इसी रूल को यहां पे कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं विद सम निमोनिक्स कोड, रिमेंबरिंग कोड, जिससे आप इसको बड़ी आसानी से लंबे समय तक याद रख सको। तो वो रूल क्या है? वॉवल के 2 फर्स्ट वर्ड, वॉवल के 2 फर्स्ट वर्ड, वॉवल टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो वॉवल के 2 फर्स्ट वर्ड ए और ई। अब यहां पे हम ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एसेट्स पढ़ना चालू करेंगे। सो ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस, ठीक है, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस, ठीक है। अब इन दोनों में से ना, इन दोनों में से या तो एसेट्स या तो एक्सपेंस, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर बढ़े तो हम उसे करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? उसे डेबिट। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज घटे, रिड्यूस हो, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। कोई पूछे कि इनका बैलेंस कौन सा होता है, तो जिस साइड से कोई चीज बढ़ती है उसी साइड तो उसका बैलेंस होगा, तो इसका बैलेंस डेबिट साइड होता है। इसका बैलेंस किधर होगा? डेबिट साइड। ये है LIC। सबने LIC, सबके माँ बाप ने LIC में कुछ ना कुछ पैसे डाले होते हैं। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसका पूरा फुल फॉर्म, बट यहां पे हम कुछ अलग अपने मतलब का निकालेंगे। L फॉर
लायबिलिटी, आई फॉर रेवेन्यू को हम इनकम भी बोल सकते हैं कभी कभी, तो याद रखने के लिए हम इसे इनकम बोलेंगे। सो एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल। इन तीनों का रूल सेम है तो इसीलिए तीनों को कंपाइल कर दिया, ठीक है। एल आई सी, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो तो उसे हम क्या करेंगे, उसे करेंगे हम क्रेडिट। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और इन तीनों में से कोई भी चीज डिक्रीज हो तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। कोई पूछे कि LIC, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल, इन तीनों में से कोई भी चीज की इनकी बैलेंस कौन सा होता है, तो जिधर से ये इंक्रीज करते हैं वही इसका बैलेंस होता है। तो LIC में इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्या हो जाएगा इसका, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, जिधर से इंक्रीज वही इसका बैलेंस। तो आई होप ये आपको रूल बड़े अच्छे से क्लियर होगा। AE वॉवल के दो फर्स्ट वर्ड, A फॉर एसेट्स, E फॉर एक्सपेंस। इन दोनों में से कोई भी चीज बढ़े तो डेबिट, कोई भी चीज इन दोनों में से घटे क्रेडिट। कोई पूछे बैलेंस तो जिधर से बढ़ता है वही इनका बैलेंस, दैट इज डेबिट। इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो क्रेडिट करेंगे, इन तीनों में से कोई भी चीज डिक्रीज हो डेबिट करेंगे। कोई पूछे इनका बैलेंस तो इनका बैलेंस क्रेडिट, ठीक है, सिंपल। अब आगे क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखते हैं कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि हमने रूल तो पढ़ लिया, अब रूल का यूज कैसे होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, बेसिकली ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका 4 है, ठीक है। TS ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। पूछ रहा है कि आपके पास ये जो आइटम्स प्रोवाइडेड हैं अगर ये इंक्रीज होता है तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स में सिर्फ दो ही साइड है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। समझ गए, डेबिट में, डेबिट या क्रेडिट में से कोई चीज बतानी है। ऑल्सो यहां पे पूछा है मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ द अकाउंट। ये आप ना वर्ड्स को गांठ बांध लो कि जब कभी भी नेचर ऑफ अकाउंट पूछे इसका मतलब ये पूछना चाहता है कि जो हमने पूरी अकाउंट्स को मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच के हिसाब से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उस पांचों पार्ट्स में से ये किस पार्ट्स में आता है। लाइक ये एसेट्स में आता है, लायबिलिटी में आता है, इनकम में आता है, एक्सपेंस में आता है, कैपिटल में, किस में आता है ये, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। किसके बेसिस पे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसी तरीके से लिख देगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो आप बस उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, एक दो क्वेश्चन की बस पेपर में जो आते हैं। बाकी हम पूरी अकाउंटिंग इससे कर रहे हैं इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं, आपको वो भी कोई करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला है बिल्डिंग। सबसे पहला हमारा, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स। क्योंकि बिल्डिंग में एक बिजनेस रहता है, बसता है। बिल्डिंग में ही तो आप कोई बिजनेस अपना करते हो। अब बिल्डिंग को क्या आपने खरीदा है बेचने के लिए, नहीं। बिल्डिंग को तो खरीदा है कि उसको लॉन्ग टाइम आप यूज करके उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो यहां पे बिल्डिंग आपके लिए क्या कहलाएगा, बिल्डिंग आपके लिए कहलाएगा एसेट्स। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये एसेट्स इंक्रीज होगा, बिल्डिंग सबसे पहले किस अकाउंट के अंदर आएगा, एसेट्स। और अगर एसेट्स बढ़ता है तो अभी अभी रूल याद किया था, अभी अभी हमने रूल याद किया था। क्या रूल था कि अगर ए और ई एसेट्स या एक्सपेंस में से कोई भी चीज बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। वहां पे तो सिर्फ बढ़ने की बात हो रही है, तो यहां पे तो बढ़ रहा है ना, यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है।
बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है क्रेडिटर्स अकाउंट। ये बेसिकली सी नहीं, सी बनाना है यहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो वो आपके लिए सर का बोझ है, क्योंकि उसको फ्यूचर में आपको पैसे प्रोवाइड करने हैं। तो क्रेडिटर किसके अंदर आ जाएगा, क्रेडिटर आपका आ जाएगा लायबिलिटी के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, लायबिलिटी। और जब कभी भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो इस सेकंड वाले रूल में से है, LIC। तीनों में से अगर कोई भी चीज बढ़े तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। तीनों में से कोई भी चीज बढ़े तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, फिर हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या होगा, अभिषेक। अभिषेक एक क्या है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक, और बिजनेस का मालिक बेसिकली बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये बिजनेस मालिक कहां पे आ जाएगा, कैपिटल की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और कैपिटल LIC के अंदर से है। अगर उन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट। तो इसे भी हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, फोर्थ क्या है, परचेज। फोर्थ क्या है हमारा, परचेज। फोर्थ क्या है हमारा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमें भली भांति पता है कि जब भी हम परचेज करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेंस, जब भी हम गुड्स को बेचते हैं उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, तो परचेज हमारी किस कैटेगरी में चला जाएगा, एक्सपेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। किसकी कैटेगरी में, एक्सपेंस की कैटेगरी में। ठीक है, फोर्थ देखते हैं कैरेज, सॉरी फिफ्थ। फिफ्थ क्या है हमारा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट। अब कैरेज इनवर्ड अकाउंट क्या होता है, जब कभी भी आप मार्केट से सामान खरीदते हो तो सामान दुकान से तो आपके पास उड़ के आ नहीं जाएगा आपके दुकान पे, तो आप किसी दूसरी दुकान से कोई गुड्स सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल, और उसको लाने के लिए आप क्या पे करते हो, रेंट, एक तरीके से किराया पे करते हो। एक तरीके से आप जो हम बोलते हैं क्या, मजदूरी जो ठेले वाला लेके आता है, ये टेम्पू वाला जो भी आपका सामान आपके पास लेके आता है, जहां से आपने खरीदा है वहां से आपके बिजनेस तक, उसे हम बेसिकली कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। बेसिकली जो आप मजदूरी देते हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि AE, एसेट्स या एक्सपेंस, इन दोनों में से कोई भी चीज बढ़े तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट। तो आप खर्चा दे रहे हो और ऊपर बता भी रखा है कि इंक्रीज होगा तो आपको बताना है। फिर लिखा है कैश, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, कैश अकाउंट। कैश, सॉरी यहां पे कैश मैं लिख दे रहा हूं, कैश। कैश अकाउंट आपके लिए क्या है, कैश के अगेंस्ट आप कितनी भी बेनिफिट चाहो उतनी ले सकते हो, जितना कैश उतनी बेनिफिट। तो कैश आपका किसके अंदर आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट के अंदर। और याद करो रूल नंबर 1, AE, दोनों में से कोई भी चीज बढ़े तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जरा हम सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ क्या है, रेंट रिसीव्ड। आपको रेंट मिला, अगर आप रेंट पे करते हो तो आपके लिए खर्च है, लेकिन आपकी अगर बिल्डिंग है और आपने उसको किराए पे चढ़ा रखा है और वहां से आपको रेंट मिल रहा है, तो वो आपके लिए खर्च ना होके इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रेंट रिसीव आपके लिए क्या है, रेवेन्यू बोलो या इसको इनकम बोलो, सेम चीज है। और अगर इनकम मतलब LIC, I फॉर इनकम, तीनों में से कोई भी चीज बढ़े तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। एट्थ देखते हैं, एट्थ क्या है, एट्थ क्या है, इंटरेस्ट पेएबल। अब देखो पेएबल आ गया, अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा रहता तो हम इसे बोलते हैं एक्सपेंस, इंटरेस्ट दिया है। यहां पे पेएबल, इंटरेस्ट देना बाकी है, मतलब इंटरेस्ट का ड्यू डेट आ गया लेकिन अभी देना बाकी है, तब तो ये सर का बोझ हो गया कि भाई अभी तक तो दिया नहीं है, तो खर्च तो हो गया लेकिन अभी देना बाकी है, पेएबल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, लायबिलिटी।
और ये लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि ये LIC के अंदर आता है रूल वाले। ठीक है, 8th हो गया। 9th, 9th क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा था इंटरेस्ट पेबल, उसके आगे लिखा है बिल्स पेबल। मान लो आपने खरीदारी कर ली उधार में, उस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है, उसको स्पेसिफिकली बोल दिया बिल्स पेबल। तो अगर सिंपली बिल्स पेबल बोल दिया तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली बिल्स पेबल है तो हम इसे मानेंगे लायबिलिटी। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी। और लायबिलिटी को हम करते क्या हैं, जब भी लायबिलिटी हमारा क्या हो, लायबिलिटी बढ़े तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। आपको तो पता ही है। ठीक है, 10th देखते हैं, डेटर्स अकाउंट। अब डेटर्स क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है। डेटर अराइज होते हैं क्रेडिट सेल की वजह से। अगर आप किसी को सामान उधार पे बेचते हो तो फ्यूचर में उस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं, और जिस भी व्यक्ति से पैसे लेने हैं उस व्यक्ति को आप बोलोगे डेटर, और क्योंकि उससे बेनिफिट आपको लेना है तो आप बोलोगे उसे एसेट्स। तो डेटर किसके अंदर आ जाएगा, एसेट्स के अंदर। ठीक है, और जब भी आपका एसेट्स बढ़ता है, AE वाला रूल, तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट। ठीक है, 11th, अक्रूड कमीशन। अब ये अक्रूड कमीशन क्या है, अक्रूड का मतलब आपको पहले ही बताया था। अक्रूड मतलब पैसा कमा लिया है, कमीशन कमा लिया है। कमीशन जो, मान लो कि कमीशन के लिए जो भी काम था आपने पूरा कर दिया, बट आपको अभी तक कमीशन मिला नहीं, तो आपको मिलेगा ना, उस पर बेनिफिट लेना बाकी है। तो अक्रूड कमीशन हमेशा जाता है किसकी कैटेगरी में, एसेट्स की। और एसेट्स ए और ई, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस। अगर एसेट जब भी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये आपको आगे सारी चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी क्योंकि ये आगे के चैप्टर की चीजें दे दी है। बिल्स रिसीवेबल, एक ऐसा बिल जिसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में पैसा मिलना बाकी है। रिसीव एबल, मिलना बाकी है, तो बेनिफिट लेना बाकी है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, एसेट्स के अंदर। और जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो इसको आप क्या करोगे, डेबिट। सो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने चीज़ों को बड़े अच्छे और बड़े सिंपल तरीके से क्लासीफाई किया। फिर अगर वो बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको बस करना क्या है कि ये जो रूल है इसको आपको घोट के पी जाना है। मतलब काफी सिंपल है, 5 एलिमेंट्स, मतलब पृथ्वी के जैसे पंचतत्व, अकाउंट्स के भी वैसे पंचतत्व। इस सारे रूल को अलग अलग था उसको कंपाइल भी कर दिया। उसके लिए निमोनिक कोड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन मेहनत करके इस रूल पे आप मास्टरी कर लो, फिर आगे के क्वेश्चन मेरे साथ करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, 5 अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू को हम इनकम बोलेंगे। 2 रूल हमने लिए, एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स को बोला ए और ई, वॉवल के 2 फर्स्ट वर्ड। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज बढ़ेगा, डेबिट, इन दोनों में से कोई भी चीज घटेगा, क्रेडिट। जिधर से बढ़ता है वही इसका बैलेंस होगा। एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल, LIC। सबको पता है इंडिया में LIC क्या है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज तो हम करेंगे उसे क्रेडिट, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज डिक्रीज तो हम करेंगे डेबिट। कोई पूछे बैलेंस, जिधर से बढ़ता है वही इसका बैलेंस है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और ठीक है, ये हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें आपको पूरा कंप्लीट व्यू मिल जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री करने की तरफ पहली सीढ़ी है, और दूसरी सीढ़ी में हम जर्नल एंट्री ही करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या लिखा है, एनालाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस देख के उसको एनालाइज करना है, समझना है। जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 पहलू देखते थे, सेम इस ट्रांजैक्शन में भी 2 पहलू देखोगे। ठीक है,
स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको नेचर ऑफ अकाउंट पता है ना, नेचर ऑफ अकाउंट जो 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट है उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। तो आपको क्लासिफाई करना है कि किसके अंदर आएगा। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और आपको बताना है कि कौन सी अकाउंट डेबिट होगी, कौन सी अकाउंट क्रेडिट होगी। सिंपल, ठीक है। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चंस का। क्या लिखा है? अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अनुज ने 1 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह सोचो कि इसके दो पहलू क्या है। एक, उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया, और कैश आने के पीछे के रीजन को क्या बोलेंगे? कैपिटल, जो कि एक तरीके से सर का दर्द है। कैपिटल भी तो बिजनेस कहता है ना कि ये घर वाले ने लोन दिया है, इसका पैसा वापस करूंगा, तो वो भी तो लायबिलिटी है, बट इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट 50,000। मतलब उसने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। जो उसके जेब में पैसे थे ना, वो जेब से पैसे निकाल रहा है और बैंक में ले जाके जमा करवा रहा है। तो हो क्या रहा है कि आपके जो जेब में कैश है 1 लाख ना, उसमें से 50,000 की कमी आ रही है, और जो आपका बैंक बैलेंस है वो 50,000 रुपए से बढ़ रहा है। सिंपल, ठीक है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पर्सनल यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंस, अगर ऐसी चीज बोले तो ये समझ लो कि ये संकेत है, इंडिकेशन है ड्राइंग का, ठीक है। कि अगर मालिक बिजनेस में पैसे डाले तो उसे बोलेंगे कैपिटल, और जब बिजनेस से पैसे निकाले तो वो कैपिटल कम होती है, तो हम उसको एक अलग नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। सो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000, उसने अपने खर्च के लिए बिजनेस से 5,000 रुपए निकाल लिए, तो हम बोलेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग हुआ मतलब पैसे बिजनेस से गए, जाने के पीछे का रीजन क्या दे रहे हैं हम? ड्राइंग, ठीक है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये ना इससे अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पे 10,000 रुपए निकाले तो हैं, कहां से? बैंक से। तो जो बैंक बैलेंस है वो कम, जेब का पैसा बढ़ जाएगा। बट किसके लिए निकाले हैं? ऑफिस यूज के लिए, तो इसे हम ड्राइंग ट्रीट नहीं करेंगे। ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं तो इसको बोलेंगे कि बैंक बैलेंस कम हो गया और मेरे पास कैश बढ़ गया, ठीक है, बिजनेस के पास। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम, ठीक है। एक हमें चेक मिला, मतलब हमें डेटर एक श्याम था, मतलब श्याम वो व्यक्ति था जिससे हमें पैसे लेने थे। पैसे जब लेने गए तो उसने हमें चेक दे दिया 5,000 रुपए का। नीचे उससे रिलेटेड ना, जब कभी भी आपको चेक से रिलेटेड स्टोरी मिले ना, तो दो केस हो सकता है। या तो आपका सिंपल लिख दे कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर श्याम कुछ भी, और आगे इससे रिलेटेड कोई बात ना करे, तो आप ये मान के चलोगे कि वो उस दिन चेक मिला और उसी दिन आपने बैंक में ले जाके डिपॉजिट करवाया, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। दूसरा केस कि अगर उससे रिलेटेड अगर 2-3 ट्रांजैक्शन या एक ट्रांजैक्शन के बाद ही बात कर रखी है, तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप बोलोगे कि वो जो चेक है ना, वही मेरे लिए संपत्ति है, एसेट्स है। दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे, जो श्याम से चेक मिला था उसी दिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, हमने उसे अगले दिन ले जाके बैंक में जमा करवाया, तो अगले दिन बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, ठीक है। पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाई चेक 10,000, हमने एक महेश क्रेडिटर था जिसको फ्यूचर में पैसे देने थे, तो हम अब पैसा दे रहे हैं, किसके द्वारा? चेक के द्वारा। तो जब भी बोले कि चेक के थ्रू पे कर रहे हो, तो आप उसी दिन मान के चलोगे कि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, क्योंकि चेक से तो बैंक से ही पैसे निकालेगा ना वो ले जाके, तो आपका बैंक बैलेंस ही तो रिड्यूस होगा। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को ही सैलरी देते हैं, लेबर को तो क्या देते हैं? वेजेस प्रोवाइड करते हैं। सो पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000, स्टाफ को क्या दिया? सैलरी दिया। तो सैलरी दिया तो क्या सैलरी गया? नहीं,
पैसे गए, कैश गया, लेकिन कैश जाने के पीछे का रीजन क्या है? सैलरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ठीक है। पेड रेंट, रेंट पे किया किसके द्वारा? चेक से, तो क्या कम होगा? कैश कम होगा या बैंक बैलेंस कम होगा? तो द आंसर इज आपका बैंक बैलेंस कम होगा, जिसे हम सिंपली अकाउंट्स में बैंक बोलते हैं। ठीक है। और रेंट पे किया है तो आपके लिए क्या है? खर्च है। ठीक है। 10th, पेड इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने कहीं से लोन ले रखा होगा, उस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया ₹5000, तो आपने पे किया, क्या पे किया? पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया। तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। अगर आपने बैंक से लोन पे की, बैंक से लोन लिया है, तो आप इंटरेस्ट बैंक से ही दोगे, मतलब आपका इंटरेस्ट जो कटेगा बैंक से ही कटेगा ना, तो बैंक बैलेंस कम होगा। और इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो आपके लिए खर्च है। अगर ये नॉर्मल लोन है तो हम कैश भी मान सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी चीज सही है, क्योंकि आगे बैंक नहीं लिखा। ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है। ये बस आपके समझने के लिए है, पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, आता है तो जनरल एंट्री आता है, इसमें आपको बस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है। सो समझते हैं इसको। ये बेसिकली सॉल्यूशन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 का। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 1 लाख रुपए। खुद सोच के देखो अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह कि इसके दो एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? अलग हैं। सारी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो जो अनुज ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस के पास पैसे आए, कैश आया। ठीक है। और उस आने के पीछे के रीजन को क्या बोलेगा? कैपिटल। तो दो चीजें इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। तो यहां पे अकाउंट्स इन्वॉल्व में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कैश और कैपिटल। ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैश, और यहां पे क्या आ जाएगा? कैपिटल। अब देखो नेचर ऑफ अकाउंट, जो वो 5 एलिमेंट है ना, उसमें हमें अब इसको पुट करना है। कैश कौन से नेचर ऑफ अकाउंट में आता है? अभी अभी पढ़ा था पहले स्लाइड में ही कि कैश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स। तो कैश किसके कैटेगरी में आता है? एसेट्स। तो हम लिखेंगे एसेट्स। कैपिटल किसकी कैटेगरी में आता है? कैपिटल की ही कैटेगरी में आता है। तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल। अब यहां पे बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है ना। बिजनेस में पहले 0 कैश था, अब 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए आए तो बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश बढ़ा। इसका मतलब एसेट्स बढ़ा। और जब भी एसेट्स बढ़ता है, यहां पे लिखा है हाउ अफेक्टेड, मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस में क्या बढ़ रहा है? एसेट्स बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब कैश बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। ठीक है। कैपिटल, बिजनेस में पहले कोई कैपिटल नहीं थी, अब कैपिटल वो लेके आया, पैसा लेके आया, उसके पीछे के रीजन कैपिटल है। अब कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है। अगर एसेट्स बढ़े, ए और ई, फर्स्ट रूल, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपकी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां पे आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए से डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे? ये तो रूल है समझने के लिए। डेबिट आप किसे करोगे? कैश को करोगे डेबिट। ठीक है। दूसरा, कैपिटल इंक्रीज होता है तो LIC, LIC के अंदर तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसको हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख से। हो गया, आप सीख गए, ऐसे ही तो करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। यही तो सिंपल सा रूल है। ठीक है। सेकंड देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 50,000 फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आपने 50,000 रुपए अपने जेब से निकाले और बैंक में ले जाके जमा करवा दिया इस 1 लाख में से। तो आपके पास से 50,000 रुपए कैश कम हो गए, लेकिन बैंक में जो बैंक बैलेंस है वो 50,000 रुपए से बढ़ गया। तो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? 2, कैश और बैंक। कितने? तो मैं लिखता हूं सबसे पहले बैंक और फिर लिखता हूं कैश। ठीक है। अब खुद सोच के देखो, इन दोनों
इन दोनों को हम कौन से नेचर ऑफ अकाउंट में डालेंगे? बैंक पैसा है, बेनिफिट मिलेगा, कैश आपके पास है, बेनिफिट मिलेगा, तो बैंक भी क्या है आपका? एसेट्स। बैंक क्या है आपका? एसेट्स। कैश क्या है आपका? एसेट्स। अगर आप जेब से पैसा निकाल के बैंक में जमा करवा रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो आपका ये जो बैंक एसेट्स है ना, ये आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आपका इंक्रीज। और जो आपका कैश है वो भी आपका एसेट्स है, बट ये क्या हो रहा है? आपके पास से खत्म हो रहा है, तो डिक्रीज। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है? ये आपका डिक्रीज। अब रूल याद करो, अगर एसेट्स बढ़े तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? अमाउंट कितना है? 50,000। और अगर एसेट्स घटे तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि आप बैंक को डेबिट कर रहे हो 50,000 से और कैश को क्रेडिट कर रहे हो 50,000 से। ये तो सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। आगे, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हो, तो जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हो उसे क्या बोलते हो आप? ड्रॉइंग। क्या बोलते हो आप उसे? ड्रॉइंग, ठीक है। और अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो आपके बिजनेस से क्या कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है, ठीक है। अब पहले हम इसको नेचर ऑफ अकाउंट में पुट करते हैं। ड्रॉइंग कौन से नेचर ऑफ अकाउंट में आता है? अभी अभी देखा था, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि कैपिटल जब बढ़ता है तो कैपिटल ही बोलते हैं और जब घटता है तो ड्रॉइंग। इसके पीछे का रीजन क्या है बाद में बताऊंगा, ठीक है। कैश, कैश क्या है अपना? एसेट्स है, क्योंकि भाई इससे तो बेनिफिट आप जो चाहो ले सकते हो, ठीक है। कैपिटल यहां पे क्या हो रहा है? ड्राइंग करते हो तो आपकी कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है, तो यहां पे कैपिटल क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है आपका? कैपिटल डिक्रीज। और आप कैश निकाल रहे हो तो जो आप कैश क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स क्या हो रहा है आपका? एसेट्स भी आपका हो रहा है डिक्रीज। याद करो रूल, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम उसे? डेबिट। क्या करते हैं उसे? डेबिट। तो 5,000 यहां पे डेबिट साइड। और अब अगर आपका एसेट्स घटता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आप बस कर कुछ नहीं रहे हो, कर सिर्फ अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट में कौन से आते हैं? बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और फिर जो हमने रूल याद किया था उसको आप बस इंप्लीमेंट कर रहे हो, और हो तो कुछ नहीं रहा ना अलग, ठीक है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आप पैसा निकाल रहे हो बैंक से पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए, तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी, उससे कैपिटल कम नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस कम होगा, और जो आपके पास हार्ड कैश बिजनेस में है वो आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कितनी चीजें इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है आपका, और आपका बैंक इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? कैश एंड बैंक। आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो आपका कैश क्या, सॉरी अभी पहले नेचर ऑफ अकाउंट कर लेते हैं फिर करते हैं, मैं काफी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। तो कैश आपका क्या है? कैश आपका कौन सा अकाउंट है? आप बोलोगे एसेट्स अकाउंट। बैंक भी कौन सा अकाउंट है आपका? एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अगर कैश निकाल के ला रहे हो तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश वाला जो एसेट्स है ये आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज। और जो बैंक वाला एसेट्स है वो आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज, ठीक है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। ए और ई वाला रूल। और अगर एसेट्स घटता है तो हम उसे क्या करते हैं? यहां पे 10,000 है, तो अगर एसेट्स आपका घटता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। वही तो बात, वही तो चीज मैं भी कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। रिसीव्ड, इससे एक कहानी बताई थी स्टोरी रिलेटेड, कि अगर आपको किसी डेटर से चेक मिल रहा है और उससे रिलेटेड कोई नीचे स्टोरी नहीं दे रखी है,
बेमतलब की, तो हम मान के चलेंगे कि वो चेक उसी दिन जमा करवा दिया, इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया। और अगर उससे रिलेटेड स्टोरी दे रखा है, इसका मतलब उसी दिन जमा नहीं करवाया भाई, वो वैसे ही चेक पड़ा रहा हमारे बिजनेस में, तो वो भी एसेट्स है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। फिर वहां पे एक नया एसेट्स आता है जिसे बोलते हैं चेक इन हैंड। चेक तो है जिसके अगेंस्ट मैं जब चाहूं पैसा निकाल सकता हूं, आज नहीं निकाल रहा, बट वो मेरा क्या है, एसेट्स, चेक इन हैंड क्या है। सो डेटर एक ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे लेने हैं, और यहां पे डेटर कौन है हमारा, श्याम। श्याम से चेक मिल रहा है, लेकिन आप दूसरी ही एंट्री में देख रहे हो कि वो कह रहा है कि चेक अगले दिन जमा हो रहा है, तो उस दिन तो नहीं हो रहा ना। तो दो चीजें इन्वॉल्व है, एक क्या है, चेक इन हैंड, एक चेक जो मिल गया है बट मैंने अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाया, और दूसरा मेरा डेटर जिसका नाम क्या है यहां पे, श्याम। अब श्याम से पैसे मिल रहे हैं, तो यहां पे श्याम इन्वॉल्व है, डेटर नहीं लिखेंगे। देखो डेटर तो एक कॉमन नेम है, लेकिन उस डेटर के अंदर भी तो नाम होता है, लाइक हम बोलते हैं ना बॉय, तो बॉय के अंदर भी रोहित, मोहित, सुमित नाम होता है, तो हम बंदों को नाम से बुलाते हैं। तो डेटर भी एक तरीके से कॉमन नेम है, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे पैसा लेना है, और उस व्यक्ति का जब नाम गिवन होना तो हम हमेशा नाम को ही लिखेंगे, जो कि यहां पे है श्याम। चेक इन हैंड हमारे लिए क्या है, एक एसेट सी तो है, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो पैसा मिलेंगे। श्याम भी हमारा डेटर था, डेटर क्या होते हैं, एसेट्स। और यहां पे क्योंकि उस डेटर से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या अब उससे दोबारा पैसे मांगने जा सकते हैं क्या, पागल हो गया है क्या भाई, मैंने तो पैसा ऑलरेडी दे दिया है आपको, मतलब चेक दे दिया आपको, तो ऑलरेडी आपका तो सारा खत्म हो गया जो भी लोन था मेरे पे। तो यहां पे जो डेटर एसेट्स था ना, ये भी डेटर भी हमारा क्या है, एसेट्स ही है। चेक इन हैंड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपके पास एक भी चेक नहीं था अब है। और ये जो श्याम है, ये जो एसेट्स है, ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, घट रहा है। ठीक है, तो जब भी एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, जब भी एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे करते हैं डेबिट, और जब भी एसेट्स घटता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। जब भी एसेट्स बढ़ता है उसे हम करते हैं डेबिट, और जब भी घटता है तो क्रेडिट। बढ़ता डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, सिंपल। डिपॉजिटेड श्याम चेक नेक्स्ट डे, जो श्याम का चेक था ना, जिसे हमने चेक इन हैंड बोला था, उसे अगले दिन डिपॉजिट करवा दिया। तो वो जो चेक रखा था अपने पास, उसको बैंक में जमा करवा दिया, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, और आपके पास से वो जो चेक इन हैंड था वो चला गया। तो दो चीजें हैं, एक क्या है आपका बैंक, और दूसरा आपका चेक इन हैंड। बैंक क्या है आपका, एसेट्स, बैंक क्या है आपका, एसेट्स। चेक इन हैंड भी क्या है आपका, एसेट्स। और अगर बैंक में आप पैसे जमा करवा रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब बैंक एसेट्स है। और अगर एसेट्स बढ़ रहा है, यहां पे एसेट्स क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट जब भी बढ़ता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। और यहां पे एसेट्स जो आपके पास चेक इन हैंड था, ये घट रहा है क्योंकि आपके पास से तो वो चला गया। तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट कितना था, वही अमाउंट 5000। ठीक है, यहां पे अलग से लिखने की कोई जरूरत है नहीं। पेड टू क्रेडिटर महेश, अगेन क्रेडिटर भी आपका क्या है, एक कॉमन नेम। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, और यहां पे वो कौन है, महेश है। तो महेश को हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू। तो क्या मैं यहां पे क्रेडिटर लिखूं अकाउंट इन्वॉल्व में, द आंसर इज नो, क्योंकि जब भी हमें व्यक्ति का नाम पता होगा हम व्यक्ति का नाम लिखेंगे। तो यहां पे कौन इन्वॉल्व है, महेश, तो मैं महेश लिखूंगा, और चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। अब महेश था क्रेडिटर, और क्रेडिटर मतलब किसी को पैसे देने हैं, तो सर का बोझ है मतलब लायबिलिटी, तो महेश किसके अंदर आता था, लायबिलिटी कैटेगरी के अंदर। किसके अंदर, लायबिलिटी। और बैंक बैलेंस तो आपको पता ही है किसके अंदर आएगा, एसेट्स। लेकिन हम बैंक बैलेंस ना लिख के सिंपली बैंक लिखते हैं। ठीक है,
महेश, आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, सॉरी, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है महेश, क्योंकि पैसे दे रहा है तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हो रही है डिक्रीज, क्योंकि महेश को आपने पैसे अब दे रहे हो तो उसे अब फ्यूचर में पैसे नहीं देने, तो लायबिलिटी हो रही है डिक्रीज। और यहाँ पे बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपका एसेट्स है, और जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस एसेट्स रिड्यूस होता है। तो जब भी एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, तो जब भी एसेट्स घटता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना है अमाउंट, 10,000। तो लायबिलिटी जब भी घटता है LIC रूल के अंदर कि लायबिलिटी जब भी घटेगा हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। और जो एसेट्स है, एसेट्स जब भी घटेगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक चीज डेबिट, एक चीज क्रेडिट, ये हमेशा ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000, आपने स्टाफ को सैलरी पे किया 20,000। तो आप सैलरी पे कर रहे हो तो कितनी चीजें इन्वॉल्व है, सैलरी एक नाम इन्वॉल्व है, और सैलरी पे कर रहे हो तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, तो एक कैश इन्वॉल्व है। तो दो चीजें इन्वॉल्व है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सैलरी, और कुछ नहीं लिख रखा तो हम मान के चलेंगे कि कैश में पेमेंट हो रही है, ठीक है। सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस, सैलरी आप दे रहे हो ना तो एक्सपेंस है। कैश आपका क्या है, एसेट, पूंजी, बेनिफिट ले सकते हो उस पर जो चाहो। एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, यहां पे एक्सपेंस क्या हो रहा है, सैलरी आप दे रहे हो तो आपकी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। जो कैश आपका एसेट्स है, ये एसेट्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये एसेट्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है, ए ई, अगर दोनों में से कोई भी चीज, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस, दोनों में से कोई भी चीज अगर बढ़े तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट। अमाउंट कितना है, 20,000। और कोई भी चीज घटे तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि आप सैलरी को कर रहे हो डेबिट 20,000 से, और कैश को कर रहे हो क्रेडिट 20,000 से। तो ये दो चीजें आपको धीरे धीरे दिमाग में ही करनी पड़ेंगी, बट क्योंकि आप यहां पे समझ रहे हो तो आप भी ऐसे ही करोगे, पूरा इसको एक्सप्लेन करके। शुरुआत में आपको स्पीड की चिंता नहीं करनी, शुरुआत में आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। तो आप डेली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो प्रैक्टिस करो ही, सिंपल, ठीक है। पेड रेंट बाय चेक, किसके द्वारा पे किया, चेक के द्वारा। रेंट पे किया तो रेंट दे रहे हो तो रेंट आपका एक क्या हो गया, एक्सपेंस, और चेक के थ्रू पे कर रहे हो तो आपका क्या रिड्यूस होगा, बैंक बैलेंस। तो दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक है आपका रेंट और एक है आपका बैंक, ठीक है। एक है आपका रेंट, दूसरा है आपका बैंक, ठीक है। अब देखो, रेंट है और बैंक है, तो यहां पे रेंट किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, रेंट आ जाएगा एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर। बैंक किसके कैटेगरी के अंदर, कौन से नेचर ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाएगा, एसेट्स। जब भी एक्सपेंस, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। और यहां पे जो बैंक बैलेंस क्या है, एसेट्स, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि आप इससे पेमेंट कर रहे हो। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है उसे क्या करते हैं हम, डेबिट। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेंट को डेबिट कर रहे हैं 6,000 से, क्या कर रहे हैं, रेंट को डेबिट कर रहे हैं 6,000 से, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 6,000 से, ठीक है। उसके बाद से है लास्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 5,000 लोन पर। तो आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, और कुछ नहीं लिख रखा तो हम मान लेते हैं कैश में पे कर रहे हैं। तो आप यहां पे क्या इन्वॉल्व है, आप इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट दे रहे हो, और आप दे रहे हो क्या, कैश दे रहे हो। तो इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, और आप कैश किसके अंदर आ जाएगा, एसेट्स, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट बढ़ता है,
इंटरेस्ट एक्सपेंस है और एक्सपेंस अगर बढ़ता है, यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो आपका कैश है, जो एसेट्स है, ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसे क्या करते हो, डेबिट। तो 5,000 से ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये 5,000 से कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट पेड 5,000 से डेबिट, कैश 5,000 से क्रेडिट। ये दो चीजें, नेचर ऑफ अकाउंट और हाउ अफेक्टेड, ये हमने अपने समझने के लिए लिखा है। और ये रूल मैं कैसे लगा रहा हूं, जो रूल मैंने लिखवाया है, ए दोनों में से कोई भी चीज बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। LIC तीनों में से कोई भी चीज बढ़े तो क्रेडिट, तीनों में से कोई भी चीज घटे तो डेबिट। सिंपल। सो यही रूल था आज के लिए, ठीक है। और इसमें एक और क्लास है बेसिक प्रोसीजर्स में, जिसमें आप बेसिकली जनरल एंट्री की बेसिक्स समझने की कोशिश कर रहे हो, तो जनरल एंट्री में काफ़ी हेल्प होगी। और अगले क्लास में हम कुछ अकाउंट्स, जो बेसिकली लेजर है, उसकी बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद से कुछ सोर्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग है कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करते हैं, उसे देखेंगे। सो बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।